10 के दमदार ट्रेड्स में आपका स्वागत है। हमारे साथ आज होंगे एक्सेस सिक्योरिटीज़ के राजेश पालविया और manasjaiswal.com के मानस जायसवाल। थोड़ी देर में बिग मार्केट वॉइसेस में हमारे साथ कोटक एएमसी के एमडी और सीईओ नीलेश शाह होंगे। उनसे बात करेंगे कि अब इस समय रिटेल निवेशकों को मार्केट में क्या करना चाहिए इतनी बड़ी रैली के बाद, और क्या अगर आपने ये रैली मिस की है तो अभी भी एक अच्छा टाइम है इन्वेस्ट करने के लिए। और उसके बाद आज ट्यूसडे है तो केडियानॉमिक्स के फाउंडर सुशील केडिया भी मौजूद होंगे, जो कमाई वाली अपनी कुछ टेक्निकल कॉल्स लेकर आएंगे। ये सब पैक्ड है अगले आधे घंटे में, लेकिन उससे पहले एक बार ज़रा मार्केट पर बात कर लेते हैं। निफ्टी एट डे हाई 18,321, बैंक निफ्टी डे हाई से थोड़ा नीचे करीब 43,500 का हाई था, अभी 43,400 पर। मिड कैप इंडेक्स एट डे हाई, शानदार मूव इस समय कुछ इंडिविजुअल स्टॉक्स में आपको दिखाई देगा। निफ्टी की तेज़ी को स्पॉन्सर किया है सबसे ज़्यादा HDFC ट्विंस ने। परसेंटेज मूव भले ही सबसे ज़्यादा ना हो, लेकिन सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ इन दो स्टॉक्स में लार्सन एंड ट्यूब्रो, यहाँ पर स्ट्रेंथ। बजाज ट्विंस में शानदार स्ट्रेंथ, बजाज फिनसर्व इस समय निफ्टी का टॉप गेनर बना हुआ है। उसके अलावा ऑटो स्टॉक्स में शानदार मोमेंटम है। ऑटो इंडेक्स ने फिर एक ऑल टाइम हाई लगाया। टाटा मोटर्स फ्रेश 52 वीक हाई पर, बजाज ऑटो फ्रेश ऑल टाइम हाई पर, और इवन हीरो मोटोकॉप यहाँ पर आज थोड़ी सी तेज़ी। नीचे मेनली PSU बैंक्स, UPL थोड़ा सा नीचे, और FNO में आज सबसे शानदार मूव गैस स्टॉक्स में महानगर गैस, IGL और गुजरात गैस। वीरो जी हाँ। और अनुज, मोमेंटम तो स्टे कर रहा है 18,300 के क्लस्टर के ऊपर ट्रेड करता हुआ। बैंक निफ्टी थोड़ा सा वो प्रॉफिट बुकिंग के जोन से नीचे आया, बट स्पेशली जब अब दिग्गज पार्टिसिपेट कर रहे हैं, रिलायंस ठीक ठाक कर रहा है, रिलायंस डे की हाई के ऊपर है। मतलब अगर 18,320 310 की ट्रेजेक्टरी के ऊपर ठीक है तो ये मोमेंटम बना रहेगा। अनुज और वीरो, कल परसों के 18,450 की कॉल 20 रुपये पर है। मेरे ख्याल से एक मोमेंटम चेजर्स अगर चाहें तो उसको एक बार के लिए चेस कर सकते हैं, क्योंकि जाने को 20 है, यहाँ पर आने को 80 से 100 रुपये भी आ सकता है। तो उस पर मैं एक थोड़ा सा ध्यान रखूँगा। अच्छा, ये मैनकाइंड की लिस्टिंग होने जा रही है, तो एक बार ज़रा इस पर थोड़ा सा एक बार टाइम देख लेते हैं, क्योंकि इस साल की ये क्लियरली सबसे बड़ी लिस्टिंग है। और 6, 5, 4, 3, 2, and 1. ओके, तो 1300 पर प्री ओपन में सेटल हुआ था, लेकिन अब 1312, 1320 और 22% के गेंस यहाँ पर, और शानदार लिस्टिंग। और देखिए, कई बार लक भी आपके साथ होता है, क्योंकि मार्केट का मोमेंटम एकदम से चेंज हुआ और बहुत तेज़ मोमेंटम में ये इस समय लिस्टिंग हो रही है। और जैसा कि डिस्कस हुआ था, कंपनी अच्छी है और कंपनी की ग्रोथ बहुत अच्छी रही है। कंपनी के वैल्यूएशन को लेकर थोड़ा सा आप आर्ग्यू कर सकते हैं कि कंपेयर टू एल्केम बहुत महंगा है। हालांकि कंपनी का ये कहना है कि उनके मुकाबले हमारी ग्रोथ ट्रेजेक्टरी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, तो ऑब्वियसली अगर आप 3 साल के बाद का व्यू देखेंगे तो शायद उतना महंगा नहीं दिखाई देगा। लेकिन मोमेंटम था यहाँ पर। लास्ट दिन पर काफ़ी सब्सक्रिप्शन आए, खासतौर से QIBs के, लेकिन 1304 पर नियर टर्म में थोड़ी महंगी है। IPO में अगर आपको मिल गया तो मेरे ख्याल से एक बार आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए, और अगर नीचे मिले आपको और इशू प्राइस के आसपास मिले तो शायद एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर फिर री एंट्री कर सकते हैं। लेकिन इस समय खैर मार्केट में मोमेंटम तो क्लियरली है ही। एक काम करते हैं, फटाफट फिर इस समय की फ्रेश ट्रेड्स लेते हैं, और उसके बाद हमारे बिग मार्केट वॉइसेस एक्सपर्ट वेट कर रहे हैं। तो मानस, आपसे शुरुआत करेंगे इस समय की फ्रेश कॉल्स। जी, तो देखिए, सबसे पहले तो वेदांता पे खरीदारी करनी है अनुज जी, क्योंकि वेदांता ने कल हमें रिवर्सल के कुछ साइन दिए थे, लेकिन आज वेदांता ने अपने 50 डे मूविंग एवरेज को ब्रीच किया है। करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे, 281 का स्टॉप लॉस लगाएंगे और 295 के टारगेट वेदांता में सेट करेंगे। जो दूसरा स्टॉक है वो श्रीराम फाइनेंस पे खरीदारी करने की राय रहेगी। यहाँ पर भी अगर आप देखिए तो कल हमें रिवर्सल के साइन देखने को मिले थे, आज 1350 के ऊपर का ब्रेकआउट श्रीराम फाइनेंस ने दिखाया है। करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी है, 1350 का स्टॉप लॉस लगाना है और 1395 1395 की टारगेट सेट करना है। ओके, श्याम फाइनेंस 1366 पे ट्रेड करता हुआ लॉन्ग व्यू है यहाँ पर आपका। राजेश पालवे जी, आपके दो ट्रेड्स। तो वीरेन जी, पहला स्टॉक था टायर स्पेस और उसमें अपोलो टायर पे फोकस है। अपोलो टायर में देखें तो जिस तरीके से एक सस्टेन्ड अपट्रेंड यहाँ पे बना हुआ है, कंसोलिडेशन के बाद वापस से यहाँ पे ब्रेकआउट यहाँ पे बना हुआ है। हमें लगता है कि अपोलो टायर को यहाँ पे बाय किया जा सकता है। अपसाइड के टारगेट जो आ सकते हैं करीब आना चाहिए 390
392 से लेके 395 तक के। स्टॉप लॉस जो होगा वो होगा करीब 376 के आसपास। जो दूसरा स्टॉक यहाँ पे बाय करना है वो है इंटेलेक्ट। तो इंटेलेक्ट में अगर हम देखें तो स्टॉक में एक बड़े करेक्शन के बाद स्टॉक में एक लोअर साइड पे बेस फॉर्मेशन हुआ। वीकली सेटअप के हिसाब से देखें तो डबल बॉटम सॉर्ट ऑफ फॉर्मेशन बना के स्टॉक जिस तरीके से अब रिकवरी पिछले 3-4 वीक से एक दिखाते हुए दिख रहा है, हमें लगता है ये स्टॉक का मोमेंटम फर्दर एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है। तो इंटेलेक्ट पे बाय करने की सलाह है। अपसाइड के टारगेट हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, इसमें आना चाहिए करीब 478 से 480 तक के। स्टॉप लॉस होगा करीब 460 के आसपास। चलिए फिर मानस और राजेश जी, आप दोनों का शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ आज और इस शो में बने रहने के लिए। अब समय हो गया है हमारे बिग मार्केट वॉइसेस का, और आज हमारे साथ पहले हैं कोटक एएमसी के एमडी एंड सीईओ नीलेश शाह, जो मार्केट को लेकर हमेशा एक रियलिस्ट रहे हैं। वैसे कहा जाता है कि फंड मैनेजर हमेशा बुलिश साउंड करते हैं स्क्रीन पर, लेकिन नीलेश भाई के साथ ऐसा नहीं है। वो हमेशा एक रियलिस्टिक व्यू रखते हैं और उनकी स्ट्रैटेजी और मिसालें दोनों ही काफ़ी अनोखी होती हैं। उनसे समझते हैं कि मौजूदा बाज़ार में रिटेल निवेशकों को क्या रणनीति अपनानी चाहिए। नीलेश भाई, गुड मॉर्निंग। तो एक चीज़ तो इस मार्केट ने क्लियर कर दी कि अगर एसआईपी इन्वेस्टर ने अपना डिसिप्लिन नहीं तोड़ा होता तो आज बहुत शानदार मुनाफे पर वो होता, और जो बात हम लगातार करते आ रहे हैं। और मतलब बीच बीच में डिप्स आती रहती हैं, शेकआउट्स आते रहते हैं, लेकिन मार्केट की चाल काफ़ी स्ट्रांग है। लेकिन ये वाली जो रैली है, ख़ास तौर से जो अप्रैल और मई में आई, बहुत तेज़ी से आई और कई लोगों ने मिस की, और इसमें ब्रॉडर मार्केट ने भी काफ़ी पार्टिसिपेट किया। तो एक तरीके से रैली काफ़ी हेल्दी रही, लेकिन कई लोगों ने मिस कर दी। अब आपका रिटेल निवेशकों को लेकर क्या व्यू होगा? क्या इस तेज़ी में पार्टिसिपेट किया जाए या फिर अभी थोड़ा सा करेक्शन का वेट किया जाए? अनुज भाई, ये जो तेजी आई है उसमें ज्यादातर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बाइंग है। मैंने इस शो में कई बार कहा है कि दुनिया भर की इमर्जिंग मार्केट में एंट्री इजी है, पैसा फेंको, तमाशा देखो, बट एग्जिट डिफिकल्ट है। हमने एक कमेंट सुना था डॉक्टर से कि चाइना में उन्होंने शेयर्स बेचे बट पैसे निकाल नहीं पाए। इंडियन मार्केट में एग्जिट इजी है। अक्टूबर 21 से मई 22 तक एफपीआई ने लगातार सेलिंग की $35 बिलियन की, तो उन्हें एग्जिट मिल गई। पाई एक एक पैसा दे दिया। बट जब वो खरीदने आते हैं तो मार्केट बहुत तेजी से बढ़ जाता है। तो मेरे हिसाब से इस वक्त की तेजी इसलिए है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जैसे म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनीज, रिटेल हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स, एनएफपीआई सारे बायर हैं। सप्लाई में आईपीओ आपको पता ही है, मुश्किल से 1-2 आ रहे हैं, न क्यूआईपी है न ओएफएस है। ऐसी मार्केट में जहां पे लेने वाले ज्यादा है, बेचने वाले कम है, तो प्राइसेस का ऊपर जाना स्वाभाविक है। रिटेल निवेशकों से सिर्फ यही गुजारिश होगी कि मार्केट के उतार चढ़ाव को नहीं देखे, अपने इन्वेस्टमेंट गोल्स को देखे और रेगुलर इन्वेस्टमेंट करते रहे, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते रहे। कल मार्केट कहाँ जाएगा कहना बहुत मुश्किल है, बट ये कहना उचित होगा कि एक रेगुलर इन्वेस्टर और एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इस मार्केट में भी पैसा बनाएगा। तो नीलेश भाई, फिर सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ हैं? मैं एक चीज़ क्लियरली देख रहा हूँ, सारे के सारे डोमेस्टिक फोकस सेक्टर्स ऑल टाइम हाई पर हैं, चाहे ऑटोज़ हो, कैपिटल गुड्स हो, आपका एफएमसीजी हो, इंफ्रा हो, सब के सब ऑल टाइम हाइज पर। क्या यही अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर अभी भी, या फिर कोई और मौके आपको दिखाई देंगे जैसे आईटी, फार्मा? किन सेक्टर्स पर आप फोकस करेंगे इस समय? अनुज भाई, हमारा ग्रोथ रेट दुनिया के ग्रोथ रेट से दुगने के आसपास है। हमारी इकोनॉमी दुनिया की इकोनॉमी के सामने काफी सुदृढ़ दिखती है, चाहे आप इसे अंधों में काना राजा कह दीजिए या ओएसिस इन द डेजर्ट कह दीजिए।
नो वंडर निवेशकों का रवैया भी डोमेस्टिक फोकस्ड कंपनीज के ऊपर ज्यादा है। ग्लोबली अनसर्टेनिटी बहुत है। आईटी, फार्मा और एक्सपोर्ट्स ओरिएंटेड सेक्टर में ये अनसर्टेनिटी प्राइस तो हो चुकी है इस वैल्यूएशन के ऊपर, लेकिन जब तक अनसर्टेनिटी सेटल नहीं होगी तब तक कहना मुश्किल है ये स्टॉक कैसे चलेंगे और कब चलेंगे। तो मेरे हिसाब से एक्सपोर्ट्स ओरिएंटेड, ग्लोबल ओरिएंटेड सेक्टर में धीरे धीरे खरीदारी करनी चाहिए। हमें पता नहीं इनका बॉटम कब होगा, बिकॉज जब ग्लोबल अनसर्टेनिटी दूर होगी तब जाके ये शेयर्स की बॉटम बनेगी। आज की तारीख में यूएस डेट, यूएस फेड, रशिया यूक्रेन, इतनी सारी अनसर्टेनिटी ग्लोबल लेवल पे है कि धीरे 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 खरीदारी करनी उचित होगी। यहाँ पे शायद इन द शॉर्ट टर्म मोमेंटम डोमेस्टिक फोकस्ड कंपनीज के ऊपर ज्यादा रहेगा, ग्लोबल फोकस्ड पे कम रहेगा। नीलेश जी, जैसे कि भी अनुज फोकस कर रहे थे कि डोमेस्टिक और कंजम्पशन स्टोरी पे, अब आते हैं थोड़ा सा आईटी पे, क्योंकि जब आईटी के नंबर्स इस बार आए तो इन्फोसिस के नंबर्स देख के सब शायद थोड़े से हतोत्साहित हो गए थे, डर गए थे, न जाने क्वार्टर कैसा होगा। लेकिन ग्रेजुअली जब ये अर्निंग सीजन आगे बढ़ा तो मिड कैप आईटी ने इस बार काफ़ी कॉन्फिडेंस दिखाया। वहाँ नंबर्स भी अच्छे थे, और एक और चीज़ जो आज से साल भर पहले एट्रिशन और वेजेस हाइक जो उनके मार्जिन को काफ़ी डेंट कर रहे थे, वो इस बार काफ़ी कम भी रहे। मिड कैप आईटी में कॉन्फिडेंस है आपका क्या नीलेश जी इस वक्त? वीरू भाई, बहुत पहले एक आईटी क्षेत्र के सज्जन ने बताया था कि जब भी आईटी कंपनीज 1 बिलियन टर्नओवर पे पहुंच जाए, स्केल पे पहुंच जाए, तो उसकी ग्रोथ रेट में रफ्तार आ जाती है। बहुत सारे उसके वेंडर्स है, कस्टमर्स है, बायर्स है, जो उसे शायद बिजनेस देने में थोड़े कतराते हैं जब वो छोटी साइज का हो, उसे टेस्ट करते हैं, और जैसे उसकी स्केल बन जाती है, जैसे साइज बढ़ जाती है, उसे ज्यादा बिजनेस मिलने लगता है। तो दोज मिड कैप आईटी कंपनीज जिसमें 2 या 3 क्षेत्र में एक्सपर्टीज हो, जो उस मकाम पे पहुंच रहा है कि उसके एग्जिस्टिंग कस्टमर में उसे पेनिट्रेशन या मार्केट शेयर बढ़ाने का मौका मिलेगा, उस प्रकार की मिड कैप आईटी कंपनीज में इस वक्त भी निवेश कर सकते हैं। बट वीरू भाई, एक बात याद रखना कि आज ग्लोबल अनसर्टेनिटी बहुत है। इसके तहत लार्ज और मिड कैप दोनों आईटी में फॉलिंग द नाइफ, कैचिंग द फॉलिंग नाइफ जैसा निवेश का रवैया होना चाहिए। वाकई जो ग्लोबल हालात हैं उस वक्त, ये जो आखिरी में एक टर्म कही ना, फॉलिंग, कैचिंग द फॉलिंग नाइफ, वो बिल्कुल सही बैठती है। और हालांकि मिड कैप आईटी में जैसे कि नीलेश कह रहे थे कि वो कंपनियां जिनका आई थिंक स्पेशलाइजेशन 2-3 अगर आप देखें क्षेत्रों में है, उन पर फोकस कीजिएगा, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा, एक और चीज़ नीलेश जी, हर सेक्टर का एक दौर आता है। हमने देखा था CY21 में पोस्ट कोविड वाइट गुड सेगमेंट ने बहुत अच्छा किया था। कंजम्पशन के जब हम जिक्र करते हैं तो इस सेगमेंट का हमेशा जिक्र होता है, बट इस बार जाने अनजाने आई थिंक मौसम भी कुछ ऐसा रहा, गर्मी बहुत नहीं पड़ी तो नहीं चल पाए वाइट गुड सेगमेंट, वोल्टास, हेवल्स। अभी क्या देखना चाहिए एज ए इन्वेस्टर? आई मीन अभी तक तो कोई स्विंग नहीं मिला, पैसा नहीं बना इस स्पेस में, लेकिन बिल्कुल ठंडा पड़ा हुआ है स्पेस। कोई व्यू आपका इस स्पेस पे इस वक्त? तो इस क्षेत्र में जिस तरह से ग्रोथ वॉल्यूम में स्लो डाउन आई है, वो थोड़ी चिंताजनक है। कहीं पे ये एक अनइवन रिकवरी को सिग्निफाई कर रही है। हमने बहुत सारे क्षेत्र में देखा है कि जो रिच एंड अपर मिडिल क्लास की कंजम्पशन की वस्तुएं हैं, उसमें ग्रोथ रेट काफी जोर से है, चाहे एसयूवी हो, चाहे प्रीमियम लिकर ब्रांड हो, चाहे हाई एंड लग्जरी गुड्स हो। बट जो आइटम लोअर मिडिल क्लास और पुअर की है, वहां पे कंजम्पशन ग्रोथ बिलो एक्सपेक्टेशंस रहा है। मेरे हिसाब से मार्च 23 के नंबर भी अगर देखें एफएमसीजी कंपनी के, तो वहां पे भी वही ट्रेंड परावर्तित होता दिखता है। मेरे हिसाब से अगर बारिश अच्छी रही, जिसके ऊपर स्काईमेट का अनुमान है कि शायद वो थोड़ी बिलो एवरेज रहेगी,
इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का अनुमान है कि नहीं ये एवरेज रहेगी। बट अगर बारिश अच्छी रहती है तो रूरल इकोनॉमी को फायदा रहेगा, रिकवरी थोड़ी ब्रॉड बेस्ड हो जाएगी और उसका बेनिफिट फिर कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनीज को मिलेगा। अगर बारिश अच्छी नहीं आती है, रूरल इकोनॉमी के ऊपर तनाव बना रहता है, तब इन कंपनीज को रिकवरी के लिए थोड़ी और राह देखनी पड़ेगी। नीलेश भाई, ये बात मुझे आपकी बिल्कुल सही लगी थी कि एफआईआईज के लिए इंडिया में एग्जिट इजी होती है लेकिन एंट्री बहुत पेनफुल होती है, और ये क्लियरली विजिबल है। तो ऐसे में म्यूचुअल फंड्स क्या कर रहे हैं, क्योंकि कैश तो आपको लगातार मिल रहा है, तो अभी आप क्या कैश लेवल पर बैठे रहेंगे या फिर, क्योंकि रोज डीआईएस के नंबर सेल पर आ रहे हैं, वो ऑब्वियसली जब एफआईआईज इतनी बाय कर रहे हैं तो डीआईएस को बाय करने की जरूरत नहीं है। तो म्यूचुअल फंड्स इस समय क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं इस समय? सो अनुज भाई, मैं बहुत आभारी हूँ मेरे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स का और निवेशकों का। उन्होंने मेरा काम बहुत आसान कर दिया है। जब भी मार्केट नीचे होता है, वैल्यूएशन सस्ते होते हैं, तो मेरे पार्टनर्स और निवेशक मुझे एसआईपी प्लस सब्सक्रिप्शन देते हैं। नीचे खरीदने के लिए ज्यादा पैसा मिलता है, मैं मार्केट में लगा देता हूँ। जब भी मार्केट ऊपर आ जाता है, शॉर्ट टर्म में थोड़ा प्रॉफिट बुक करने लायक हो जाता है, तो वो लोग एसआईपी माइनस रिडम्पशन कर देते हैं, मुझे निवेश करने की जरूरत नहीं पड़ती। दूसरी चीज अनुज भाई जो हमने बहुत अच्छी की है, और ये शायद बहुत कम लोग इसकी महत्ता समझ पाए हैं, वो है बैलेंस एडवांटेज फंड और असेट एलोकेटर फंड। तकरीबन 2 से 2.5 लाख करोड़ रुपए का एयूएम इस कैटेगरी के फंड में है। जब मार्केट ऊपर जाता है, महंगा होता है, हम उसमें इक्विटी एलोकेशन नीचे लेके आते हैं। जब मार्केट सस्ता होता है, वैल्यूएशन अट्रैक्टिव होते हैं, तो हम इक्विटी लेवल बढ़ाते और खरीदारी करते हैं। इस फंड में तकरीबन 75,000 से 1 लाख करोड़ का डेल्टा है। नीचे में खरीदते हैं, ऊपर में बेचते हैं। एक निवेशक वर्ग ऐसा हो गया है जिन्होंने अपना असेट एलोकेशन म्यूचुअल फंड मैनेजर के हवाले किया है, और इस वजह से भी आप देख सकते हैं कि चढ़ती हुई मार्केट में कई बार डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की सेलिंग रहती है और गिरती हुई मार्केट में हम खरीदारी करते हैं। तो इन दोनों चीजों की वजह से हमारा काम बहुत आसान हो गया है। ऐसी मैच्योरिटी मेरे पार्टनर्स और निवेशक बनाए रखे, बस यही भगवान से प्रार्थना है। और यही उम्मीद करेंगे कि ये मैच्योरिटी बनी रहे नीलेश भाई, क्योंकि बहुत पैसा बनाया है रिटेल ने, अगर डिसिप्लिन रहे हैं तो। और ऐसा लग रहा है कि एक हम बहुत बड़ी बुल मार्केट का एक हिस्सा है, और आगे भी रिटेल निवेशक पैसा बनाए और आप उसमें योगदान दें, यही हमारी उम्मीद रहेगी। हमारे साथ आज जुड़ने के लिए और अपना समय देने के लिए शुक्रिया नीलेश भाई। चलिए, ये बात हो गई अब लॉन्ग टर्म व्यू की मार्केट को लेकर, और काफ़ी पॉजिटिव व्यू। अब एक काम करते हैं, अब हमारे साथ केडियानॉमिक्स के फाउंडर सुशील केडिया जुड़ गए हैं, उनसे जान लेते हैं कि वो अब इस मार्केट में क्या कर रहे हैं। सुशील जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो वो सेल सिग्नल जनरेट हुआ क्या? आपने वो जो 1000 पॉइंट की रैली हमारे व्यूअर्स को कराई, उसके बाद आपका एक व्यू था कि शायद अब मार्केट एक डिक्लाइन के लिए तैयार है। फ्राइडे को ऐसा लगा कि शायद वो जनरेट हुआ हो, लेकिन मंडे ने पूरी सिचुएशन वापस चेंज कर दी। अब इस समय क्या व्यू है आपका निफ्टी और बैंक निफ्टी को लेकर? तो देखिए, चार्ट का सहारा लेकर बात करते हैं। मैं आशा करता हूं मेरी ये स्क्रीन आज आपको दिखाई दे रही है। तो जो निफ्टी की चार्ट आपके सामने अब है, जैसी ये लाल रेखा टूटेगी तब हम बेचेंगे, जो कि तकरीबन अगर आज 18,150 के नीचे बंद हो जाए तो, जो मुश्किल लग रहा है, या फिर अगर कल ये 18,300 के नीचे बंद हो जाएगा तो हम बेचेंगे। और देखिए, निफ्टी के साथ साथ मैं आपको बैंक निफ्टी की भी बात कह दूं, और मैं वापस रिपीट करूंगा, दोहराऊंगा ये बात को, कि इंडाइसेस इस वक्त हमारी विवशता है, उन्हें हमें ट्रेड करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो सारे सेंटीमेंट को ड्राइव करती हैं। बैंक निफ्टी देखिए ऑलरेडी रेखा को तोड़ चुका था उस दिन, और अब ये वापस लड़खड़ा रहा है, उसके ऊपर वापस नहीं जा पा रहा है। तो आज भी अगर बैंक निफ्टी तकरीबन 43,300 के नीचे बंद आया तो हम घर पे बेचान लेके ही जाएंगे। बैंक निफ्टी आगे चल रही है, पर इंडेक्स हमारी मजबूरी है, बहुत बड़े मौके इंडिविजुअल स्टॉक्स में है। बहुत बड़े मौके इंडिविजुअल स्टॉक्स में हैं, तो
फिर एक काम करते हैं, एक एक करके शुरुआत करते हैं। कोई चलिए 2 या 3 स्टॉक्स जो इस समय आपको सबसे अच्छे लग रहे हैं उन पर बात करते हैं सबसे पहले। बहुत संक्षेप में देखिए अनुज, मेरा ऐसा अनुमान है कि बहुत सारे बी ग्रुप के स्टॉक्स ऑलरेडी इतनी बुरी तरह से कूटे जा चुके हैं कि वो 14,000 निफ्टी का भाव दिखा के अब 22,000 की तरफ चाल को शुरू कर चुके हैं। और ये मार्केट्स का छद्म है कि लार्ज कैप्स का वो करेक्शन अब आना बाकी है। तो अगर कबीरदास जी की 2 लाइन में कह सकूं थोड़ा रोचक बनाने के लिए वार्ता को, कि बिन मांगे मोती मिले, माले मांगे मिले न भीख, तो ऐसे ऐसे मोती भरे पड़े हैं जिनको आपको संयम के साथ 6 महीने 8 महीने का व्यू लेना होगा। पूरे का पूरा ब्रोकिंग सेक्टर, हमने लास्ट टाइम आपके साथ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज आइडेंटिफाई किया। अब ब्रोकिंग के जितने भी स्टॉक्स है मुझे लगता है ये 2 गुना 2.5 गुना हो जाएंगे। तो पहला मोती है मोतीलाल ओसवाल। जिस दिन ये ऊपर की इस रेखा के ऊपर चल देगा 650 के ऊपर, हमारे यहाँ पे इसका 1200 से 1500 रुपए का कॉल आ जाएगा। हड़बड़ा के न ले, जब ये ब्रेकआउट आए तब ले। और अगर कोई निवेशक है तो आप इकट्ठा कीजिए, नीचे हो सकता है 480 भी हो जाए। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज दूसरा ब्रोकिंग स्टॉक है जो ऑलरेडी ब्रेकआउट दे चुका है। अब इसमें और संयम की जगह नहीं बची है। मुझे लगता है इसका भाव 1,000 रुपए के ऊपर निकल जाएगा। 6 महीने की अवधि पकड़िए, जल्दी भी हो सकता है। तीसरा ब्रोकिंग स्टॉक है एंजल वन। आप ये ट्रायंगुलर फॉर्मेशन देख रहे हैं, अगर ये ऊपर की रेखा के ऊपर निकल गया 1340-42 के ऊपर, तो मैं संयम नहीं रखूंगा। वरना एक आखिरी मौका मिल सकता है कि 975,000 में हमें मिले, और उसके बाद जो ये तेजी चल पड़ेगी तो 2200-2300 कुछ भी इसका भाव हो सकता है। फिर आइए सेम थीम पर सीडीएसएल। बीएसई चल पड़ा तो क्या सीडीएसएल पीछे बाकी रहेगा? ये ए बी सी वेव हो गया। यहां से जो स्टार्ट हो गई है इसकी चाल ऑलरेडी, हम थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करते रहेंगे। 1155 के ऊपर निकला तो सीधे 2400 रुपए की चाल ऐलान कर देंगे। और अगर ये ऊपर की लाइन नहीं ब्रेकआउट आती है, वापस एक बार नीचे 860-70 आ जाए तो आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर 100-150 रुपए की जगह 900 रुपए के स्टॉक में नहीं रखेंगे तो हम 1000-1500 इसमें कमाएंगे कैसे? अब देखिए रियल एस्टेट के अंदर एक तरफ डीएलएफ लार्ज कैप जो कूद के बिल्कुल नीचे गिरने के लिए तैयार है, वहीं बॉम्बे डाइन का स्टॉक ये भूले बिसरे गीत 45 का 90 हो गया। और इसको वापस हमने यहाँ लिया था, हमारे क्लाइंट से खूब लिया। अब ये वापस इसको पुल बैक में लेने के इंतजार में है। ये 70-75 नहीं टूटे और इसका भाव 150 रुपए हो जाए, हो सकता है ज्यादा भी हो जाए। इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस लॉन्ग टर्म जो इसका डिस्ट्रक्शन, वैल्यू डिस्ट्रक्शन होना था, नया घोड़ा नया दांव। मैनेजमेंट में काफी परिवर्तन है, उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा। ये ऑलरेडी ब्रेकआउट आ चुका है। मुझे इसका अगला पड़ाव 175 दिखता है, और उसके बाद आप समझ लो 116 के स्टॉक, आप 106 रुपए के स्टॉप लॉस से ले लो इसे, और डिलीवरी जितनी पोजीशन लो। भले ये स्टॉक्स अगर एफ&ओ में मिल भी जाते हैं कभी, तो हर चीज में सट्टा करना जरूरी नहीं है। अब आप इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, बॉम्बे डाइंग, या इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस जैसा स्टॉक, ये मुझे लगता है 370 जो हो चुका, 320 से कहीं 20-30 रुपया नीचे मिल जाए, 550-600 की चाल इसमें निकल गई। तो एक तरफ ये जो साइड पॉकेट्स के स्टॉक्स हैं ये बिल्कुल उन्माद की तरफ जाने को तैयार है, और दूसरी तरफ निफ्टी के 50 के 50 स्टॉक में मेरे पास आज की सुबह कहीं पे भी बाई सिग्नल नहीं है। अगर ये गिरेंगे तो सारे गिरेंगे। ओके, बड़ी अच्छी अच्छी टिप्पणी करी है यहाँ पर सर ने। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। और पहला मोती मोतीलाल ओसवाल था, और उसके बाद ऐसी सिक्योरिटी, सीडीएसएल, सब पे एक एक करके टिप्पणी करी। अच्छा, आपकी सुशील जी जो एक कॉल थी ना बीएससी, वाकई बेहतरीन थी। मुझे याद आ रहा था मंगलवार का दिन था, तारीख थी 24 मेरे ख्याल से, नहीं 25 तारीख को मुलाकात हुई थी हमारी, 25 अप्रैल को, और भाव था करीब 460 का। इट्स नाउ 542। अच्छा, अभी आपने कहा कि इंडेक्स में आपके पास एक ऐसा स्टॉक कोई भी नहीं है जिसमें आप बाय कर पाएं, लेकिन मैं एक आपसे व्यू पूछना चाहूंगा सर। जब निफ्टी नीचे नहीं आ रहा है, और इस बार जब हम मई में एंटर कर रहे थे या फिर अप्रैल में एंटर कर रहे थे, सबसे ज्यादा शॉर्ट रोल ओवर्स हुए थे आईटी में। निफ्टी आईटी थोड़ी संभलने की कोशिश करता हुआ, आपका व्यू निफ्टी आईटी पे क्या है? और अगर संभलने की कोशिश कर रहा है और शॉर्ट कवरिंग आएगी तो सबसे ज्यादा क्या भागेगा सर? अगर शॉर्ट कवरिंग आएगी, ये आपने एक अजम्पशन कर लिया और मैं अजम्पशंस नहीं करता, तो आईटी ही एक ऐसा क्षेत्र है निफ्टी के सारे स्टॉक्स में, जो आईटी के 3 मेजर स्टॉक्स, उनको हम बेचेंगे नहीं, उनको हम लेने के इंतजार में कि अगर करेक्शन आया तो 5-6% उनको वापस नीचे लेंगे। अगर मैं आपको चार्ट के सहारे से दिखाऊं, देखिए इन्फोसिस ऑलरेडी मुझे लगता है लॉन्ग टर्म बॉटम बना चुका है। अनुज की एक टिप्पणी कुछ दिनों पहले आई थी, जब लॉन्ग टर्म बॉटम्स निफ्टी इन्फोसिस के पास्ट में कैसे हुए, और मैं बैठ के मुस्कुरा रहा था, क्योंकि चार्ट्स भी बिल्कुल वो रिफ्लेक्ट कर रही है। मुझे नहीं लगता कि इन्फोसिस का ये भाव 1180 का दोबारा दिखेगा, या कोई उसके सिग्निफिकेंटली नीचे जा भी सकता है। तो इनको सबको पुल बैक में हमें लेना है, चाहे वो विप्रो हो, चाहे टीसीएस हो, चाहे इन्फोसिस हो।
इन तीनों चारों को आप छोड़ दीजिए। इवन रिलायंस, जिसका मुझे लगता है लॉन्ग टर्म बॉटम हो चुका है 6-7%, तो उसमें भी करेक्शन के लिए वो चार्ट तैयार है। आइशर मोटर्स और स्कॉट्स, जो मुझे लगते हैं कि लॉन्ग टर्म बॉटम हो चुके हैं, 10 से 12% वो भी घट जाएंगे। बीपीसीएल, जिसमें मुझे बेतहाशा तेजी लगती है अगले 6 महीने के लिए, 15% तो करेक्शन उसमें भी आ सकता है। ये बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर पे लास्ट 2 दिन में बाजार की निफ्टी में उन्माद आ गया। और ये अडानी इंटरप्राइजेस के स्टॉक, जिस पर हम बहुत ज्यादा बड़े बुलिश कॉल में हैं, इस पे एक प्रिकॉशन रखना पड़ेगा। देखिए जो चार्ट है यहाँ पे, अगर ये रेड लाइन टूट गई तो मैं अपना व्यू रिवाइज कर दूंगा। जो 3500 का कॉल हमने यहाँ से लिया, उसको रिपीट किया और यहाँ पे भी रिपीट किया कि 3500 जा रहा है, हम उस कॉल को अबैंडन कर देंगे। अगर ये लाइन टूट गया 1875 के नीचे गया, हम अडानी की भी तेजी छोड़ देंगे। अडानी पोर्ट्स में भी, जिसमें इस तरह की तेजी का रुख हमने बनाया था कि 860-70 हो जाए, अगर ये 650 के 640 सॉरी 660-70 के नीचे चला गया, हम इसको भी छोड़ देंगे। अगर बजाज ऑटो जैसे उन्माद के जैसी चार्ट बनी हुई है, मुझे बिल्कुल भी हिचक नहीं हो रही कि अगले मार्केट करेक्शन में बजाज ऑटो वापस 3000 में मिल जाएगा तो हम लेंगे। टाटा मोटर्स, जो मैंने आपको कहा था कि अब और यहां से नहीं लेंगे, हम इसको बेचने के इंतजार में, अगर लास्ट 2 दिन में इस तरह से बेतहाशा जो उछल चुका है, तो इसके पांव आप देखो जहां से चाल शुरू हुई थी। ये एबीसी वेव है, ये WXY वेव है। तो 2-3 दिन की छटपटाहट जो भी इकट्ठा कर दे, मेरे को कोई संकोच नहीं कि मैं अपने निवेशकों को ये कहूं कि 375-80 का इंतजार करेंगे, चाहे 1 महीना लगे, 2 महीना लगे। और वहां जब आएगा और जब उस वक्त कंप्लीटली बेरिश कंसेंसस होगा, वहां से लेके वापस 700 रुपए की चाल निकलेगी। तो जितने भी निफ्टी 50 के स्टॉक से, समय का अभाव है वरना मैं आपको सारी चार्ट्स आज दिखा देता, कहीं पर भी लेके पैसे कमाने की चांस नहीं। डॉक्टर रेड्डीज की चार्ट लुढ़कने को बिल्कुल तैयार है बड़ी मंदी के लिए। सन फार्मा ने भी अपना लॉन्ग टर्म आज ट्रेंड लाइन नीचे का तोड़ दिया। अभी देखो डॉक्टर रेड्डीज की चार्ट में टॉप आउट हो गया और ये चार्ट की ट्रेंड लाइन टूट चुकी है। सन फार्मा अपनी लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन को तोड़ चुका है। तो मतलब 12 महीने तेजी का ही मन बनाए रखना ठीक नहीं है। समय टू टाइम आप शॉर्ट वॉट नहीं करना जानते, नहीं करना चाहते, आपको खोटे काम लगते, मत कीजिए, पर कम से कम थोड़े पैसे टेबल पर से उठाइए। तो लार्जली जितने भी लार्ज कैप्स हैं वो बस लास्ट की छटपटाहट दिखती है मुझे, और ये सारे के सारे 10 से 15% हो सकता है ज्यादा करेक्शन के लिए तैयार हो। उसी तरह ये जो छोटे स्टॉक्स हम लगातार आइडेंटिफाई करते जा रहे हैं, जहां 100-150% की आगे चाल है, तो 10% घट भी जाएंगे तो प्रॉब्लम नहीं है। तो छोटे स्टॉक्स में या बी ग्रुप के स्टॉक्स में निवेश करते जाएं, और इंडेक्स की ट्रेडिंग अगर आप बिल्कुल मंझे हुए रोज के ट्रेडर हैं, स्क्रीन पर बैठते हैं, तब शॉर्ट वॉट करने की कोशिश कीजिएगा, वरना वो भी व्यर्थ है। बाजार 10-12% घटेगा और 30% बाद में बढ़ जाएगा, तो एक्चुअली लॉन्ग साइड पे रह के ही ज्यादा पैसा बनेगा। जी, एक व्यूअर्स का सवाल मैं अब आपसे लेना चाहता हूँ। वोल्टास पर आपकी वो कॉल अभी भी इंटैक्ट है? क्योंकि वो अभी स्टॉक ने चलना शुरू नहीं किया है, इनफैक्ट थोड़ा नीचे ही है। मुझे याद है आपने वोल्टास पर एक बोल्ड कॉल दी थी। वोल्टास पे बिल्कुल वो कॉल इंटैक्ट है। एक राउंड राइस का देखिए इस चार्ट पे आप आ गया, ये 5 वे स्ट्रक्चर है। अब इस इनिशियल राइस के बाद जो संदेह को उत्पन्न करने के लिए एक डीपर करेक्शन जो बन रहा है, और इसी संदेह में से, अनुज आप और मैं इस संदेह का हिस्सा है, इसी संदेह में से अब जब इसकी ये सेकंड ट्रेंड लाइन जब टूटेगी, तब हम इसको री एम्फसाइज करेंगे। यहां हमने एक इनिशियल लेवाली की और सहम के बैठ के इसको देख रहे हैं। जिस दिन ये लाल लकीर टूटेगी, उसके बाद हम इसमें बुरी तरह से अंदर कूद पड़ेंगे। अभी तक वो कॉल बरकरार है, जब तक ये लो नहीं टूटता 738 का, हमें 1400 का इंतजार रहेगा। क्लास सवाल, गोल्ड सिल्वर पर अभी भी बेरिश हैं आप? गोल्ड सिल्वर पे बुलिश नहीं है हम बिल्कुल भी, और टाइम टू टाइम शॉर्ट करके स्टॉप लॉस काटना पड़ता है। अभी तक कोई रिवीजन की जरूरत नहीं महसूस हुई है। अपनी गर्लफ्रेंड्स को और पत्नियों को दिवाली पे 25 से 30% गोल्ड, इतने ही पैसे में ज्यादा लेके देने का इरादा सब लोग बरकरार रखें। परिवर्तन आएगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। ओके, चलिए फिर सुशील जी, शुक्रिया आज जुड़ने के लिए और ये सारे के सारे स्टॉक्स पर बात करने के लिए। तो चलिए, ये बात होगी मार्केट के फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स दोनों पर, और